अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरी। अपनी दुआओं में याद रखा कर दोस्तों। मेरी लास्ट स्टोरी को पसंद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस ऐसे मुझे सपोर्ट करते हैं तो मुझे और अच्छा लगता है और मेरा दिल करता है और अच्छे से अच्छा काम करने का। और मैं बताना चाहूँगा जिन लोगों ने वो स्टोरी नहीं सुनी, एम्बुलेंस ड्राइवर, वो मेरी वो स्टोरी लाजमी सुनिएगा। वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और ये ऊपर आई बटन में भी आपको शो हो रही है। बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। तो ये स्टोरी भी बहुत खौफनाक होने वाली है, तो जल्दी से आयतुल कुर्सी पढ़ लें और अपने आसपास हिसार बांध लें, क्योंकि सुना है कि जब इन मखलूकात का जिक्र होता है तो ये बड़े इंटरेस्ट से अपनी बातें सुनने लगती हैं और आपके बहुत करीब आ जाती हैं। तो आपको डर ना लगे, आयतुल कुर्सी पढ़ लें। ये स्टोरी हमें लाहौर से आमिर ने भेजी है। चलते इनकी स्टोरी, इनकी जुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम अज़नान, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं आपका तब से सब्सक्राइबर हूँ जब आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए थे। आपकी स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग होती है। तब से सोच रहा था कि मैं अपना भी एक वाक़या आपसे शेयर करूँ। ये बात आज से तकरीबन 3-4 साल पुरानी है। मेरी शादी को कुछ ही साल हुए थे। मेरा एक बेटा है जिसकी उम्र उस टाइम तकरीबन 3.5 साल थी। मेरी वाइफ, हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया कि हम मरी घूमने जाएंगे, लेकिन हमें ये भीड़ भाड़ वाली जगह पसंद नहीं है। मेरी तबीयत और मेरी वाइफ की तबीयत बिल्कुल सेम है। हम चाहते हैं कोई बिल्कुल रौनक से अलग थलग पुरसुकून जगह जहाँ पर जाकर अपना टाइम स्पेंड किया जाए। और हमारा यही प्लान था। हमारा प्लान तो ये था कि मरी के खूबसूरत नज़ारे जाकर देखें, पर वहाँ की भीड़ भाड़ और लोगों का हजूम वो हमें पसंद नहीं। मैंने अपने दोस्तों से मशवरा किया, फिर मुझे किसी ने एक फार्म हाउस के बारे में बताया जो कि कुछ दूर पहाड़ी पर था, कि मेरा दूर पार का जानने वाला है। और मुझे उसने कहा था कि कभी जिंदगी में मौका मिले मरी आने का तो मेरे फार्म हाउस पर लाजमी आकर ठहरना। लेकिन कभी इत्तफाक नहीं हो सका मेरा मरी जाने का। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी तुम अवेल कर लो। इसका मालिक मुल्क से बाहर है और इसने वहाँ पर एक चौकीदार रखा हुआ है जो कि उसकी केयर टेक करता है। उसका मालिक कभी कभार साल में एक दफ़ा अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान आता है तो वो वहीं ठहरता है। इससे बात करके बताता हूँ, अगर वहाँ का तुम्हारा सीन बन जाए तो तुम वहाँ चले जाओ। इसने से मेरे सामने कॉल की कि मैं तो नहीं, मेरा एक दोस्त है, मरी आना चाहता है, अपनी फैमिली के साथ इसका प्लान है, लेकिन वो माल रोड पर नहीं जाना चाहता। आपने मुझे कहा था कि फार्म हाउस है, क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि मेरा दोस्त अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर टाइम स्पेंड कर सके? इसके जो भी चार्जेस होंगे वो पे करेंगे। फिर आगे से उसने कहा कि आप शर्मिंदा ना करें, आपका दोस्त मेरा दोस्त है। और इसके बाद उसने मुझे कहा कि वो जब भी आना चाहें आ सकते हैं। उसने मुझे ओके कहा कि मेरी बात हो गई है और तुम चले जाओ। मैंने उससे कहा कि मैं सुबह निकलूंगा, तुम एक काम कर दो, इसे बता दो कि मैं सुबह निकलूंगा। इसे कह दिया गया कि सुबह ये फैमिली मरी के लिए रवाना हो जाएंगे। आपके फार्म हाउस पर जो चौकीदार है इसको इन्फॉर्म कर दो। ये कहने के बाद कॉल बंद कर दी गई और इसके बाद हमने सुबह के लिए तैयारी करना शुरू कर दी। तकरीबन एक हफ्ते का सामान, जूते, कपड़े सब पैक कर लिया गया। हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। सुबह फजर के टाइम हम लाहौर से मरी के लिए रवाना होगा। सफर काफी लंबा था। अब जहाँ तक का पता हमें बताया गया था, अब वहाँ तक पहुँच गए। फोन करने पर वो चौकीदार आया क्योंकि मेरे दोस्त ने इसका नंबर ले लिया था। उसने थोड़ा सा ऊंचाई पर ले जाकर रोड के बहुत करीब ही हमारी गाड़ी पार्क करवा दी और फिर एक चढ़ाई पर चलना शुरू कर दिया। वो शख्स बहुत क्रीपी था, बड़ा रूप था। बहरहाल काफी चढ़ाई चढ़ने के बाद हमें खूबसूरत फार्म हाउस पर पहुंच जाते हैं। फार्म हाउस को इसने पहले से रेडी किया हुआ था। इसका नक्शा बताता चलूं कि इंटर होते ही एक बड़ा सा गेट था, 4 दीवारी थी। वो 3 कमरों का बहुत खूबसूरत और लग्जरी फार्म हाउस था। स्विमिंग पूल भी था, बाहर बड़ा सा सहन, और सहन में बहुत बड़े बड़े और घने घने दरख्त लगे हुए थे। घास लगी हुई थी, झूले लगे हुए थे और कुछ जानवरों के केज भी बने हुए थे जो कि पाले हुए थे। बहरहाल इसको देख के हम बहुत खुश हुए। कमरे में जाके सामान रखा, उसके बाद बाहर का नजारा किया। किसी आम इंसान के लिए वो मंजर बहुत स्पूकी होता है, लेकिन हम कुछ ऐसा ही एंजॉय करने के लिए गए थे। खामोशी को और सुकून को तलाश करने गए थे जो हमें वहाँ पर भरपूर मिलने वाला था। बहरहाल हम सामान वगैरह सेट करने के बाद फ्रेश हुए और थोड़ी देर के बाद वो शख्स खाना लेकर आ गया। इसके बाद खाना खाया, फिर हम कुछ देर आराम के लिए लेट गए। हमारी आंख तब खुली जब शाम हो गई थी, हल्का हल्का अंधेरा हो गया था। इसके बाद मैं सिगरेट पीने के लिए इस फार्म हाउस से बाहर निकला सहन की तरफ। सिगरेट पीने गया तो बाहर का जायजा लेने लगा। बहुत पुरसुकून माहौल था, आसपास की नेचर को सुकून से देखने लगे। खैर फिर रात हुई तो हमने मूवी लगा ली और बैठे देख रहे थे। बाहर का मंजर बहुत स्पूकी था। कभी आपने नोट किया हो कि एक खास टिड्डा होता है जिसकी बहुत ज्यादा आवाज होती है? वो ऐसा लग रहा था कई हजार टिड्डे, उनकी आवाज बाहर से हमें दरख्तों से आ रही थी। ठंड भी बहुत हो गई थी। हम मूवी देख रहे थे कि अचानक हमारे रूम के पिछली साइड में बाहर धम की आवाज आई, जैसे कोई कूदा है अंदर की साइड। मैं और मेरी वाइफ पूरी तरह डर गए। मैंने वाइफ को तसल्ली देकर कहा शायद कोई जानवर हो, और उसने छलांग लगाई, मगर वो आवाज ठीक ठाक आ रही थी, जैसे कोई ठीक ठाक वजन वाली चीज कूदी है।
मगर फिर भी वाइफ को तसल्ली देने लगे। मैंने कहा जाके देखता हूँ, तो बेटे का ख्याल रखो। मूवी को पॉज कर दिया गया बिकॉज अब दिमाग उधर ही लग गया था। मैंने बाहर जाकर गार्ड को आवाज़ दी मगर गार्ड का कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने उसके नंबर पर भी कॉल की। मुझे फ़ोन की आवाज़ अपने रूम से आ रही थी जो कि गेट के साथ ही था। मैंने आहिस्ता आहिस्ता जाकर गेट के पास उस रूम में देखा तो वहाँ पर गार्ड नहीं था, उसका फ़ोन भी रखा हुआ था। अजीब भी लगा और अजीब खौफ भी आ रहा था। थोड़ी देर बाद वो गार्ड आता है और कहता है कि जी सर, मैं वॉशरूम में था, आपको कोई बात करनी है। मैंने कहा पीछे से आवाज़ आई है। उसने कहा कि सर घबराए नहीं, आप बस आराम से एंजॉय करें, यहाँ जंगली जानवर भी होते हैं, शायद उनमें से किसी की आवाज़ है। है जी, उसने भी मुझे एक तसल्ली दे दी मगर मेरा दिल नहीं मान रहा था। ये कहने के बाद उस चौकीदार ने कहा कि सर आप चले जाएं अंदर और अब अंदर से कुंडी लगा लें, अभी थोड़ी देर में मेरा बेटा है, अब वो मेरी जगह पर होगा। एक काम करिएगा, अगर आपको कोई काम हो तो अंदर एक इंटरकॉम लगा हुआ, उस पर कॉल करिएगा, वो फ़ोन बाहर मेन गेट पे भी है, मगर आप खुद नहीं निकलेंगे और आप अंदर ही रहिएगा। ये कहकर वो चला गया। उसने ये भी कहा था कि एहतियात करिएगा, ये घना जंगल है, यहाँ जितना सुकून है, जितनी खूबसूरती है, उतना ही खतरनाक भी है। उसने कहा बस आप अंदर ही रहें। उसने कहा था कि उसके पास कीज़ हैं, वो खुद अंदर आ जाएगा, सुबह तक ड्यूटी देगा। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद वो चला गया और मैं अंदर आते हुए पीछे की साइड का जायजा लेने चला गया। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की हुई थी लेकिन पीछे जाकर देखा तो कुछ पुराना कबाड़ पड़ा हुआ था। एक तरफ बाउंड्री वॉल थी और एक तरफ हमारे रूम्स के शीशे थे जो उस बाउंड्री वॉल के अंदर वाली साइड पे ही थे। खैर मैंने जायजा लिया और मुझे कोई नजर नहीं आया और मैं रूम में चला गया। अंदर बेगम को बिल्कुल रिलैक्स किया और तसल्ली देने के बाद फिर से हमने मूवी लगा ली। उसके बाद हमें मूवी देखते हुए आधा ही घंटा गुजरा था कि हमें ऐसा लगा कि बाहर कोई हलचल हुई है। मैंने भी सुनी और मेरी वाइफ ने भी सुनी। अब परेशानी फिर से लग गई। अब थोड़ी ही देर पहले हम इस बात को भुला कर मूवी देख रहे थे कि फिर से वो आवाज़ जो बहुत क्रीपी थी वो हमें आने लगी। खैर अब की बार मैंने क्या किया कि जाके अपने रूम के विंडो से बाहर झांकना चाहा तो मैंने रूम की लाइट ऑफ कर दी ताकि अगर कोई बाहर हो तो उसे अंदर का पता न चल सके कि हमने उसे नोटिस कर लिया और मैं विंडो से उसे देखने वाला। मगर जब मैंने बाहर देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि अभी अभी कोई वॉल से बाहर की तरफ कूदा है। अब हमें जो धम की आवाज़ अंदर की साइड आई थी वो हमें बाहर की साइड आई, यानी कि जो भी था वो हमसे एक स्टेप आगे चल रहा था। मतलब कि मैंने अपनी तरफ से पूरी सेफ्टी का ख्याल रखा कि मैं अंदर की लाइट्स ऑफ कर दूं और छुप के उसको देखूं, लेकिन वो हमारे प्लान को समझ चुका था और उसने वहां से वापस छाप लगा दी। अब ये कहना मुश्किल था कि कोई मखलूक थी या कोई इंसान। बहरहाल मैं फिक्रमंद हुआ और मैंने फौरन से जाकर इंटरकॉम किया कि शायद उस चौकीदार का बेटा आ गया। तो मैंने जैसे ही कॉल की तो आगे से किसी ने कॉल भी की। मैंने हेलो हेलो कहा मगर जैसे कोई मुझे सिर्फ सुन रहा हो और उसकी सांसें लेने की आवाज़ आ रही थी मगर उसकी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं अब इस तरफ आया जिस तरफ से मेन गेट का व्यू था। मैंने यहाँ से डोर को हल्का सा ओपन करके देखा कि गेट के साथ वाले चौकीदार वाले कमरे में देख रहे, मगर वहाँ तो मुझे कोई नजर नहीं आया। बताते चलो उस रूम में एक शीशा भी लगा हुआ था, यानी कि जो अगर उस रूम में बैठा हो तो हमें दूर से भी नजर आ सकता था। मैंने जोर से आवाज़ दी तो भी किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो बड़ा हैरान हुआ कि अभी तो मैंने कॉल की थी, किसी ने फ़ोन भी उठाया नहीं। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता करीब जाने लगा मगर जब मैं उस रूम के पास पहुंचा तो वहाँ कोई भी नहीं था। गेट को देखा तो बाहर का लॉक लगा हुआ था, मतलब उसका बेटा अभी तक आया नहीं था। पीछे से मुझे रूम से अपनी वाइफ की चीखें सुनाई दी। मैं भागता हुआ अंदर पहुंचा तो वाइफ बुरी तरह डरी हुई थी और मेरा बेटा बुरी तरह रो रहा था। उन्होंने बताया कि रूम के बाहर कोई था जो अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था। मैंने फौरन से उस विंडो से जाकर देखना चाहा पर मुझे बाहर कोई नजर नहीं आया। मैंने सब पर्दे आगे कर दी, रूम्स की सब लाइट्स ऑफ कर दी, टीवी भी बंद करके हम एक रूम में आ गए। अच्छा फिर जब हम सब बंद कर चुके थे तो सन्नाटा था, तो हमें अपनी सांसों की भी आवाज़ सुनाई दे रही थी। हम बहुत डर चुके थे। मेरा दिल और दिमाग ऐसी किसी एक्टिविटी के लिए तैयार था। मैंने अपने आप को जहनी तौर पर प्रिपेयर कर लिया था कि यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब जो मेन गेट था जो हमारे रूम से बाहर शहर की तरफ खुलता था वो बंद था। कमरों में, टीवी लाउंज में हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। बस उस डोर के नीचे जो एक लकीर थी वहां से बाहर की रोशनी अंदर आ रही थी और उसी रोशनी में मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कोई ब्लैक सा शैडो चलता हुआ दरवाजे के बाहर आकर खड़ा हुआ है, क्योंकि बाहर की लाइट चल रही थी और अंदर अंधेरा था। उस काली लकीर में मुझे काला साया दिखाई दिया।
जैसे कोई लाइट के सामने आ जाए तो उसका ब्लैक शेडो बन जाता है। और अब जो भी था बाहर खामोश खड़ा था। अब बहुत सहम गए। मैंने अपने बेटे के मुंह पे हाथ रख दिया था कि वो कोई आवाज़ ना निकाल दे और बाहर जो भी है उसे ये ना पता चल जाए कि हम अंदर हैं। वो कुछ मिनटों तक वहाँ खड़ा रहा। बस हम सांस ले रहे थे और उसके जाने का इंतज़ार कर रहे थे। मुझे सिर्फ किसी जिन विन का डर नहीं था, बल्कि मुझे ये भी डर था कि मैं अपनी फैमिली के साथ अकेला हूँ इस वीरान जगह पे। ऐसा ना हो कि लूट मार वाला सीन ना हो जाए। और उसके बाद वो जो भी था उस जगह से जाने लगा कि अचानक मेरे बेटा, जिसकी अब बस हो चुकी थी, उसने जोर से चीख मार के रोना शुरू कर दिया। उफ, जैसे उसने चीख मारी, बाहर जो साया जाता हुआ दिखाई दे रहा था अब वो वापस आने लगा और उसने डोर को जोर जोर से नॉक करना शुरू कर दिया। मेरी और मेरी वाइफ की जान निकल गई। काफी देर वो दरवाजा नॉक करता रहा। मैंने हिम्मत ली और उठकर दरवाजा खोला। बाहर एक लड़का खड़ा हुआ था जिसकी उम्र तकरीबन 35 साल के लगभग होगी। अब उसे कहने लगा, रात को मेरे वालिद साहब यहाँ आए थे, वो घर चले गए, उनकी जगह मैं यहाँ ड्यूटी करने आया। आपको कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे इंटरकॉम कर दीजिएगा। मैंने कहा कि आप अभी आए हो? मैंने थोड़ी देर पहले गेट पर इंटरकॉम किया था और वहाँ किसी ने मेरी कॉल भी उठाई, मगर मुझे कोई जवाब नहीं दिया। उसने कहा मैं तो बिल्कुल अभी आया। तो उसने कहा कि हो सकता है ऐसा, लेकिन आपको कुछ चीज़ों को यहाँ इग्नोर करना होगा। ये जंगल है और यहाँ ज़्यादा इंसान नहीं, तो जहाँ ज़्यादा इंसान नहीं होते वहाँ ज़्यादा दूसरी मखलूक़ात का बसेरा होता है। अच्छा, जब वो मुझसे बात कर रहा था तो मुझसे आई कांटेक्ट नहीं कर रहा था और वो बड़ा क्रीपी शख्स था। और उसने कहा कि आपने रूम की लाइट ऑफ की हुई है? क्यों? मैंने उसे नहीं बताया कि हम डर गए थे। फिर उसने कहा कि मैं भी इसीलिए गेट नॉक नहीं कर रहा था कि आप लोग सो ना गए। फिर जब बच्चे के रोने की आवाज़ आई तो मैंने गेट नॉक किया। अच्छा खैर, वो ये बात करके चला गया और मैंने ये बात बड़े गौर से नोट की तो उसने मुझसे कोई आई कांटेक्ट नहीं किया। अब हम थोड़ा सुकून में। बेगम ने कहा कि हम कल ही यहाँ से चले जाएंगे। मैंने कहा डरो नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम शायद फजूल में ही डर रहे हैं। और मैंने बात को इग्नोर करते हुए कहा कि चलो अपने बेडरूम में वहाँ चल कर सोते हैं। बच्चा भी नींद में है और हम सब लेट गए सोने के लिए। वो रात तो हमने जैसे तैसे काटी, हम सो गए, थके भी हुए थे। दूसरी रात ऐसा हुआ वैसे ही वो लड़का रात की ड्यूटी देने आया और हस्बे मामूल वो हमें बताने आया कि मैं ड्यूटी पे आ गया, कोई काम हो तो मुझे याद कर लीजिएगा। अब अदनान मैं वहाँ की पॉजिटिव बातें भी बताऊँ तो कहानी लंबी हो जाएगी। वो जगह बहुत खूबसूरत जगह थी। सुबह उठकर जब हमने पूरा दिन वहाँ एंजॉय किया, खासकर मेरे बेटे ने, तो हमने रात वाली बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और हमारा जाने का भी मूड नहीं हुआ। तो खैर आते हैं स्टोरी की तरफ। जब दूसरी रात हुई तो काफ़ी लेट हुआ है और अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। अच्छा, उसकी आदत थी कि वो रात को ड्यूटी के दौरान रेडियो पर गाने लगा लेता था। अब उसका रूम बहुत दूर था, हमें हल्की हल्की सॉन्ग्स की आवाज़ सुनाई दे रही होती थी, तो हमें तसल्ली भी रहती थी कि कोई है जो जाग रहा है। उस रात तो हमारा बारबेक्यू का प्लान था। दिन वाले अंकल ने, यानी कि उसके वालिद ने, हमें सारा सामान ला कर दिया। हमने सब रेडी किया हुआ था। हम बाहर सहन में अपना बारबेक्यू रेडी कर रहे थे। कोयले बहुत गीले थे, जल भी रहे थे, लेकिन उनसे स्मोक बहुत उठ रहा था और मैंने सीखें अंगीठी पर रखी हुई थी, जबकि मेरी वाइफ चेयर पे बैठी फोन में बिजी थी और मेरा बेटा हमसे थोड़ा दूर चूल्हों पे खेल रहा था कि अचानक मेरे बेटे ने चीख मारी। और जब हमने बेटे को देखा तो उससे जैसे कोई बहुत ऊंचा ऊंचा झूला दे रहा था। यकीन करें अदनान, वो बच्चा खुद से इतनी हाइट पे झूला नहीं ले सकता। मैं भागता हुआ झूले की तरफ दौड़ा कि अचानक वो शख्स भी भागता हुआ वहाँ आया। उसने मेरे बेटे को मुझे पकड़ने से रोका और वो मुझे देख भी नहीं रहा था। उसने मुझे इग्नोर किया और उसने झूले की तरफ देख के कहा कि नहीं करो, कि मेहमान है हमारे, जाओ अपने घर वालों के पास। और फिर झूला आहिस्ता आहिस्ता रुकने लगा। उसने खुद हाथ से झूला रोका, मेरे बेटे को उतार के कहा आप इसे खुद अपने साथ रखें, अगर आप खुद यहाँ मौजूद होंगे तो इसे झूला दें। और सीन बिल्कुल वही था कि वो आई कांटेक्ट नहीं कर रहा और मैं हैरान परेशान था कि उसने किसी अनदेखी मखलूक से बात की। ये बात बताने में तो अदनान भाई शायद हम लोग को डर ना लग रहा हो, लेकिन ये मंजर बहुत खौफनाक था। जब मैंने उसे देखा वो किसी से बात कर रहा था और उसने किसी को रोका और उसके बाद झूला आहिस्ता आहिस्ता रुक गया और फिर उसने मेरा बेटा झूले से उतार कर मेरे हवाले किया। ये सब मामला बहुत अजीब था। मैंने पूछा तुम किससे बात कर रहे थे? उसने कहा आप परेशान ना हो, बस आप एंजॉय करें और ख्याल करें अपनी फैमिली का। खैर जी, बस बारबेक्यू भी कैसा किया, डर ही लग रहा था। हमने कुछ गोश्त उसे बना कर दिया, कुछ खुद रखा और अपने रूम में चले गए। इत्तेफाक ऐसा था कि तेज बारिश होने लगी।
साथ साथ बादल भी गरज रहे थे। भारत सब मामला निपटा कर जब हम अपने बिस्तर पे आकर लेटे तो कब हमारी आंख लग गई हमें पता नहीं चला। मेरी वाइफ बहुत परेशान थी कि यहाँ से चलो। मैंने भी सोच लिया था कि कैसे भी ये रात काटे और फिर हम यहाँ से निकले। अब हमारी आंख लग गई थी और फिर रात के तकरीबन 3 का टाइम था। अब अदनान, मैं तवज्जो चाहूँगा आपके लिसनर्स की कि मैंने बाहर से झूले की आवाज़ सुनी। जैसे सहन में जो झूला था वहाँ कोई झूला झूल रहा। आँख खुलते ही मैंने कुछ देर तो सिचुएशन को समझा, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। और फिर मैंने अपनी फैमिली को देखा जो कि दोनों सो रहे थे। फिर मैंने अपने आप से कहा कि जब ये दोनों सो रहे तो बाहर झूले पे कौन है? अब वो चौकीदार को इतना बच्चा तो है नहीं कि झूले में। मैं बेड से उठा और बाहर देखना चाहा, मगर मुझे खौफ बहुत आ रहा था। मैंने एक विंडो का सहारा लिया और मैं फिर एक विंडो से कर्टन हटा कर देखता हूँ तो बाहर झूला खुद ब खुद ही हिल रहा था और उस पर कोई भी नहीं बैठा हुआ था। खैर मेरी जान निकल गई और जैसे वहाँ कुछ बच्चे थे खेल रहे थे, उनकी आवाज़ें मुझे सुनाई दी। जब मैंने ये मंजर देखा तो मैंने फ़ौरन गेट पे कॉल की कि उसे कहूँ कि देखो ये क्या हो रहा है। ओ मेरे खुदा, तेज़ बारिश, बादलों की गरजने की आवाज़ और वो बाहर का स्पूकी मंजर। मैंने कॉल की कि उससे पूछूँ कि क्या माजरा, मगर गेट पे किसी ने मेरी कॉल पिक नहीं की थी। अच्छा, यहाँ बताता चलूँ कि जैसे मैंने पहले बताया था कि उस गार्ड की आदत थी वो रात को गाने सुना करता था एफएम पे और पूरी रात सुनता रहता था। वो अगर फार्म हाउस पे कभी इधर उधर मूव भी करता था तो फ़ोन उसके पॉकेट में होता था तो गानों की आवाज़ भी मूव करती रहती थी। उसके गाने नहीं रुकते थे, वो हर टाइम गाने सुनता रहता था। तो इसलिए मुझे ना वो गानों की आवाज़ आ रही थी और ना वो फ़ोन उठा रहा था। खैर मैंने हिम्मत की और एक टॉर्च उठाई और बाहर निकला। मेरे बच्चे सो रहे थे कि मैं उसे जाकर देखूँ और मैं आहिस्ता आहिस्ता गेट के पास पहुँचा तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने गेट को हाथ लगाया तो गेट खुला हुआ था, मीन्स उसकी कुंडी खुली हुई थी। मेरा हल्का सा हाथ लगाने पर वो गेट पूरा खुल गया। अब दिल दहला देने वाला मंजर मेरे सामने था, क्योंकि बाहर निकलते ही मुझे वो घना जंगल दिखाई दिया। उसमें कोई काली रात, जंगल का खौफ और ऊपर से बारिश और साथ साथ बिजली भी चमक रही थी। और फिर मुझे उस बारिश के शोर के अलावा उस रेडियो बजने की आवाज़ कहीं दूर से सुनाई दे रही थी, मगर उस जंगल से ही आ रही थी। मैंने उसी साइड पे चलना शुरू कर दिया। कुछ ही देर चलने के बाद मुझे रोशनी सी दिखाई दी। मैं उस रोशनी की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। जब मैं करीब पहुंचा तो क्या देखता हूँ कि वही लड़का अकेला बैठा हुआ है। उसका मुंह दूसरी साइड था और उसका रेडियो बज रहा था और उसमें गाने भी लगे हुए थे और उसने जो बारबेक्यू की हड्डियाँ थी अपने सामने रखी हुई थी और वो किसी को कह रहा है आप लोग ये खा लो और भी बातें कर रहा था। वो बहुत क्रीपी शख्स था और बड़ी अजीब लैंग्वेज में बात कर रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने कुछ लोग बैठे हैं पर वो मुझे नज़र नहीं आ रहे थे। ये मंजर मैं बहुत छुप कर देख रहा था। अदनान, वो मंजर इतना भयानक था कि बता नहीं सकता। मैंने ना आओ देखा न था। मैं वहाँ से फार्म हाउस के लिए भागने लगा और तेज़ भागता भागता मैं फार्म हाउस में जल्दी से आकर अपनी वाइफ और बच्चे को उठाया और अपने सामान का बैग दिया। यहाँ मेरी वाइफ ने बड़ी हिम्मत दिखाई, उसने बैग पकड़ लिया, मैंने बच्चे को गोद में ले लिया। हम जल्दी से उस फार्म हाउस से बाहर निकलने लगे तो फिर हम जल्दी से गाड़ी की तरफ पहुँचे जहाँ हमारी गाड़ी पार्क थी। वो अच्छा खासा डिस्टेंस था। बस सामान नीचे रखा और वाइफ से कहा कि बैग से गाड़ी की की निकाला। उसने पर्स में हाथ मारा और एक बहुत अजीब बात मुझे बताई कि कीज़ तो वहीं रह गई। मैंने सर पीट लिया कि ये क्या हो गया, अब मुझे वापस जाना पड़ेगा। और अब अगर वापस आ गया हुआ जो पता नहीं इंसान है कि कोई और मखलूक, तो पता नहीं उससे मेरा सामना ना हो जाए तो क्या होगा। मेरे बच्चे दूर गाड़ी के पास होंगे और मैं वहाँ न फंस जाऊँ। मैंने बस ज़्यादा सोचे बगैर वापसी भागना शुरू कर दिया और फार्म हाउस में पहुँचा। खुशकिस्मती से वो अभी तक आया नहीं था और मैं भागता हुआ रूम में पहुँचा और की ढूंढने लगा। कीज़ ढूंढते ढूंढते मुझे कुछ टाइम लग गया था कि अचानक मेन दरवाजे की आवाज़ आई, जो रूम का दरवाज़ा जो ज़ोर से धम करके बंद हो गया। तो बाहर से प्रॉपर लॉक करने की आवाज़ आने लगी। मेरी जान निकल गई। खैर अपने हवास बहाल करता हुआ मैं कैसे भी कीज़ ढूंढने लगा, जिसमें मैं कामयाब हो गया और फिर जाकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की जो कि बाहर से लॉक था। मुझे बाहर शीशे से मैंने देखा तो कोई नज़र नहीं आया। फिर मैंने विंडो खोलने की कोशिश की, वो भी बाहर से लॉक कर दी गई थी। मैंने एक चेयर उठाई और विंडो के शीशे पे तेज मारी और बाहर छलांग लगा। मैं भागता हुआ मेन गेट में पहुंचा। मैंने गौर किया कि ना चौकीदार गेट पे था और ना कमरे के आसपास। फिर ये बाहर से कुंडियाँ किसने लगाई। बाहर आकर मैंने वक्त नहीं ज़ाया किया और मैं गाड़ी की तरफ भागने लगा क्योंकि बारिश भी तेज़ थी। मेरे बीवी और बच्चे गाड़ी के पास बारिश में खड़े थे। जल्दी से पहुंचा वहाँ, मैंने अपने बच्चों को जल्दी से गाड़ी में बिठाई और बस कैसे भी वहाँ से बाहर निकला।
بارش بہت تیز ہو رہی تھی اور روڈ بھی بہت اسپوکی لگ رہا تھا. خیر چلتا رہا. میں نے 30 منٹ کا سفر طے کر لیا تھا. ابھی کچھ سانس بحال نہیں ہوا تھا کہ اچانک وہ لڑکا روڈ کے ایک کنارے پہ دکھائی دیا جو کہ میری گاڑی کو روکنے کا اشارہ کر رہا تھا. میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے. میری وائف نے چیخ مار دی کہ یہ یہاں کہاں سے آ گیا. خیر میں نے گاڑی نہیں روکی اور چلتا رہا اور پھر میں اسلام آباد پہنچا. وہاں میں نے ایک دن اسٹے کیا ایک ہوٹل لے کر. پھر اس کے اگلے دن ہم لاہور پہنچے. بہرحال عطان یہ تھی میری اسٹوری. امید کرتا ہوں آپ کے لسنرز کو اچھی لگی ہوگی. اسٹوری بہت لمبی تھی اور میں نے اس کو بہت شارٹ میں بتایا. تو اگر آپ کو صحیح لگے تو اپنے چینل پر لازمی شیئر کیجیے گا. بہت بہت شکریہ آپ نے اپنی اسٹوری ہم سے شیئر کی. دوستوں امید کرتا ہوں آج کی اسٹوری آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اگر اسٹوری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا. اور اگر آپ میرے چینل پر ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں. اور اگر آپ مجھ سے اپنی کوئی اسٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں ایک واٹس ایپ نمبر ہے. آپ اس پر مجھے وائس میسج کے ذریعے یا لکھ کر بھی بھیج سکتے ہیں. میں اسٹوری سلیکٹ کر کے میں اس پہ نریٹ کر دوں گا. اور اگر آپ میرا واٹس ایپ چینل بھی جوائن کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں ہی اس کا بھی لنک ہے. اور دوستوں اس سے پہلے والی اسٹوری وہ بھی اگر آپ لوگوں نے نہیں سنی ہے تو وہ بھی جا کر لازمی سنیے گا. بہت ڈرانی اسٹوری ہے. دوستوں اپنا بہت خیال رکھیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مجھے اجازت ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ اسٹوری میں. اللہ حافظ.